नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं वरुण उपासनी और हम बात करेंगे महाराष्ट्र के द्वंद्व की। अब ये द्वंद्व है या कि 3, 4, 5, 6 के बारे में सात क्या कहें? पार्टियां 7 पार्टियां को 7 पार्टियों के बीच का द्वंद्व है भाई। तो ये पूरा अखाड़ा है। तो इस अखाड़े में भाई आज की स्थिति क्या है बताइए। कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, कम से कम एमवीए की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है कौन कितने लड़ रहा है, और लड़ भी रहा है तो कैसे लड़ रहा है, और बाकी स्थिति क्या है। जो भी समाचार आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि जो इन्होंने लोकसभा में अपनी पोजीशन बनाई थी उससे धीरे धीरे एमवीए वाले जो हैं वो स्लाइड कर रहे हैं। आपके पास क्या समाचार है? जी संजय जी, अखाड़े में 7 से 8 पार्टियां तो है, पर पहलवान 2 ही है उसमें। अच्छा। एक है बीजेपी लेड बाय देवेंद्र फडणवीस और दूसरी ओर है शरद पवार। तो अगर हम महाराष्ट्र की पिछले दशक की राजनीति देखें 2014 से लेकर 2024 तक, तो उसमें हमें दिखता है कि 2 ही मेजर प्लेयर्स रहे हैं, कि उन्हीं के बीच में एक चेस का गेम चल रहा है। पहले शरद पवार ने बीजेपी और शिवसेना को स्प्लिट करने की ट्राई किया 2014 में, उन्होंने जब एक्सटर्नली सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था बीजेपी के लिए। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का जो पूरा टर्म रहा है, 5 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो ये उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया और उससे शरद पवार को थोड़ा सा डर लगने लगा। क्योंकि 5 साल पूरा एक टर्म करना, शरद पवार हालांकि 40 साल महाराष्ट्र के राजनीति में रहे हैं, पर आज तक उन्हें कभी 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। और फडणवीस ऐसे पहले नेता बने 40-50 सालों बाद की जिन्होंने पूरा टर्म किया। तो 19 में शरद पवार को थोड़ा सा एक डर लगने लगा कि अगर ये और कुछ साल यहाँ पे टिक गए तो शरद पवार और उनकी पार्टी और पूरा ही ऑपोजिशन एक तरीके से उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा महाराष्ट्र से। तो इसलिए उन्होंने पिछली बार जो बीजेपी के साथ करने की कोशिश की थी, इस बार शिवसेना के साथ किया। उन्होंने एक्सटर्नली सपोर्ट कर दिया पहले, फिर वो बाद में जो महाविकास आघाड़ी या महाविकास बिघाड़ी का सरकार बना, तो ये एक उन्होंने फिर वहाँ पे तक देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से मेट कर दिया था। फिर उन्होंने फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर शरद पवार की खुद की पार्टी, जो महाराष्ट्र के चाणक्य कहते हैं लोग उनको, उनके खुद के पार्टी को उनके नाक के नीचे से चुरा के फिर से अपनी एक सरकार बना ली और 200 एमएलएस के साथ वो सरकार अभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो अभी तो जो लेटेस्ट सर्वे आ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि महायुति अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जो सीटों का सर्वे आ रहा है, जो कास्ट सर्वे आ रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और महायुति की सरकार कम से कम 160 से 170 सीटों के आसपास जा सकती है। और इनका जो आपस में झगड़ा चल रहा है एमवीए का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उसकी एक थियरी तो आ रही है कि उद्धव ठाकरे की जो बीच में न्यूज़ आई थी, तो उस न्यूज़ के भी अगर हम थोड़ा डीप में जाए उसके, तो जो अफवाह आई थी कि संजय राउत की जो है बात हुई है अमित शाह से, या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ का सोर्स क्या था? ये न्यूज़ पहले आई थी साम टीवी में। साम टीवी इज़ कंट्रोल्ड बाय सका मीडिया ग्रुप, जिसके ओनर है शरद पवार के भाई। तो अच्छा। शरद पवार के फैमिली से ही ऐसी न्यूज़ क्यों ब्रेक हो रही है? तो उसके पीछे भी एक तो लॉजिकल कंक्लूजन ये निकला लोगों का कि शायद शरद पवार कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बीजेपी और शिवसेना के वोटर में कन्फ्यूजन रहे कि उद्धव ठाकरे फिर से आ रहे हैं तो एक नाथ शिंदे का कुछ भविष्य नहीं है। दूसरी उसकी और एक ऐसी चल रही है, इंटरनल सोर्सेज से ऐसी खबर आ रही है कि शायद उद्धव ठाकरे सच में ट्राई कर रहे हैं बीजेपी के साथ आने के लिए, और इसके लिए संघ काफ़ी प्रयत्नशील है। क्योंकि जैसे विवेकानंद ने कहा था कि एनी वन हिंदू हु कन्वर्ट्स इज़ नॉट वन हिंदू लेस बट वन एनिमी मोर। तो संघ को या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व की क्योंकि गिनी चुनी आवाज़ें हैं पूरे देश में, तो उद्धव ठाकरे को अलग करके और एक दुश्मन ना पैदा किया जाए, बल्कि कुछ कोशिश करके उनको फिर से साथ लिया जाए। पर पिछली बार जो उन्होंने गद्दारी की है एक तरीके से अपनी विचारधारा के साथ, और पूरा एक एक्सट्रीम एंड पे चले गए, मतलब उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व के साथ ये नहीं किया, बट एक्सट्रीम एंड पे जाके अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने लग गए, टीपू सुल्तान के नाम पे पार्क्स बनने लग गए, रमज़ान की कॉम्पिटिशन्स होने लग गई। तो ये एकदम एक्सट्रीम एंड पे उद्धव ठाकरे गए हैं। उसके लिए बीजेपी को भी एक ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का चेहरा फिर से बीजेपी के साथ आना चाहिए। और हमने ये पिछली बार भी देखा है कि जेडीयू ने इतने यू टर्न लेने के बाद भी बीजेपी ने उनको साथ लिया, टीडीपी को साथ लिया। और 2024 के चुनाव में दिखा कि इन दोनों पार्टियों ने ही बीजेपी को सत्ता बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आशा भी है कि उद्धव ठाकरे को ले सकते हैं,
पर उसके लिए बीजेपी एक उनकी अग्नि परीक्षा की तरह लेना चाहती है कि पहले आप सरकार में आने से पहले अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप सच में क्षमता रखते हैं और आपके पास अभी भी उतनी धमक है कि आप कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं इलेक्शंस में। तो खबर ऐसी चल रही है कि शायद उद्धव ठाकरे को बीजेपी हाईकमांड से ये बोला गया है कि महाविकास आघाड़ी को आप इंटरनली साबोटाज कीजिए ताकि यहाँ पे महायुति की सरकार बन जाए, जो कि हमें दिख भी रहा है कि पिछले कुछ 15-20 दिनों से शिवसेना और कांग्रेस के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे, या बाकी भी कुछ जगहों पर कि शायद वो कांग्रेस का लीडर जहाँ होगा वहाँ शिवसेना और एक कोई उम्मीदवार घोषित कर दे। तो ऐसा कुछ कुछ होके शायद महाविकास आघाड़ी में और स्प्लिट आ सकता है, या फिर ऊपर से भी अगर सबको सब सही लग रहा हो फिर भी ग्राउंड लेवल पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है और ये महायुति के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ समस्या दूसरी भी तो है ना, वो भी चीफ मिनिस्टर के बिना तो रह नहीं सकते। या तो चीफ मिनिस्टर और नथिंग। कम से कम नीतीश कुमार के साथ ये है कि वो जहाँ भी जाते थे वो अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी साथ में लेके जाते थे। अभी इनके पास तो वो भी स्थिति नहीं है। तो ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बीजेपी साथ लेगी भी तो किस टर्म पे लेगी? संजय जी, वो एक सीएम का तो है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि उन्हें अपने पार्टी को बचाना और अपने बच्चे का भविष्य उनको अभी दिख रहा है। वो पेंगुइन का अगर लोकसभा के हम नतीजे देखें तो वरड़ी में जो लीड थी वो आदित्य ठाकरे को, अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो 66,000 के लीड से वो चुन के आए थे। इस बार के चुनाव में अगर देखें तो वो लीड 6,000 की घट गई, मतलब 6,000 की रह गई। सो जो 11 का रेशियो था वो 1 पे आ गया। तो अभी 6,000 की लीड तो, और लोकसभा में तो इतने कैंडिडेट्स भी नहीं होते, वहाँ पे 2-3 कैंडिडेट्स होते हैं। विधानसभा में 7-8 कैंडिडेट्स, तो 5,000-6,000 का वोट तो ऐसे ही स्प्लिट हो सकता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आदित्य ठाकरे पिछले कुछ महीनों में ही जो कह रहे थे कि राज ठाकरे जो है मन से एक समाप्त पक्ष है, वो कह रहे थे ये ख़त्म पक्ष है, इसमें कोई अभी तेवर नहीं बचे। तो उन्हीं राज ठाकरे ने उनके जो राइट हैंड माने जाते हैं, उनके जो क्लोज सर्कल में से 2-3 लोग हैं, बाया नांदगांवकर, संदीप देशपांडे, तो संदीप देशपांडे को वरई से उन्होंने टिकट दिया है। अब पिछले चुनाव का अगर हम देखें तो 66,000 का उनको वोट लीड तो मिली थी, पर उसमें काफ़ी वोट शेयर मनसे का भी था। मनसे का वहाँ पे एक एस्टैब्लिश वोट बैंक है 15-20 हज़ार वोटों का। मनसे ने पिछली बार उनको सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था, शिवसेना को, आदित्य ठाकरे को। इस बार उन्होंने अपना एक प्राइम कैंडिडेट उस सीट से उतारा है, तो उद्धव ठाकरे वरई से। तो आदित्य ठाकरे को एक वो भी चिंता है, बीजेपी का भी कैंडिडेट है, क्योंकि पिछली बार जो अपोजिशन पार्टियां थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस वगैरह, उन्होंने भी काफ़ी वीक कैंडिडेट दिया था, क्योंकि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि फैमिली में ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते थे, तो उन्होंने भी वीक कैंडिडेट दिया था, मनसे ने सपोर्ट दे दिया था। तो एक तरीके से वो विधानसभा जो बनी चुनी थी, पूरे शिवसैनिकों ने उस पर काम किया था, 10-15 साल मेहनत की थी, वहाँ पे आदित्य ठाकरे डायरेक्टली जाके लैंड कर गए, वहाँ से जीत आए और फिर डायरेक्टली मिनिस्टर बन गए। उनका एक खुद का कुछ ऑरा वहाँ पे नहीं है, ना तो वो लोगों से मिलने गए पिछले 5 सालों में, ना वहाँ की कुछ समस्याएं हल की है। तो ये एक तरीके से उद्धव ठाकरे को एक दिख रहा है कि शायद उनके जो बेटे हैं उनका भी भविष्य खतरे में है और पार्टी का तो भविष्य खतरे में है ही। तो इसलिए शायद वो अपनी नाक थोड़ी सी कटवा के बीजेपी के साथ चले जाने के लिए राज़ी भी हो जाए, तो उसमें कोई आशंका नहीं होगी। वैसे वर्ली की आप बात कर रहे हैं, तो जो वर्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो या तो रिच क्लास है वहाँ पर जी, या फिर पहले वर्ली के में आसपास काफ़ी मिल्स हुआ करती थी। अब मेरे ख्याल से वो तो अब ज़्यादातर ख़त्म हो गई, लेकिन जो मिल वर्कर्स हैं अभी भी उस क्षेत्र में हैं क्या? अभी भी है, पर उतना इम्पैक्ट नहीं है। वरीज ओवरऑल एक थोड़ा सा हाई क्लास एरिया है, कुछ फिशरमैन के भी है, बट मुस्लिम वोट बैंक भी थोड़ा बहुत है उसमें। बट ओवरऑल आई थिंक शिवसेना के हाथ से वो अभी जाती हुई दिख रही है वो सीट। आदित्य ठाकरे का उतना उसमें इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा, क्योंकि शरद पवार का भी हम देखें, आदित्य ठाकरे तो दूर, उद्धव ठाकरे जिनको उन्होंने सीएम बनाया, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि ये हमको एक शर्मिंदगी हो गई कि हमने किस आदमी को वहाँ पे सीट पे बिठा दिया, कि ये 2.5 साल में सिर्फ 2 बार मंत्रालय में आए हैं। तो शिवसेना एक तरीके से इन हाथों में है कि जो बस एक रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना चाहते, ग्राउंड पे नहीं जाना चाहते। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बाला साहब ठाकरे की पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी और आदित्य ठाकरे भी, कि सब ऊपर बैठ के हो जाए।
पर बाबा साहब को वो करने के लिए उनका एक करिश्मा था, उन्होंने ग्राउंड पे भी काम किया था और वो हर वर्कर को जानते थे और हर हर इंसान, हर कार्यकर्ता उनसे आके मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था, समस्याओं का हल उनसे मांग सकता था। आज उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए उनके एमएलएज भी नहीं जा सकते। एमएलएज, मिनिस्टर्स को वहाँ 4-4 घंटा उनके बंगले के बाहर रुकना पड़ता था। तो ये जिस तरीके से वो शिवसेना चला रहे हैं, तो और बाकी भी जो लीडर्स उनके हैं, अभी जो नेता है प्रियंका चतुर्वेदी हो या बाकी हो, ये पूरे कांग्रेस से आए हुए, बाहर से आए हुए नेता है जो बस अपने फ़ायदे के लिए शिवसेना में आए हैं। असली जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और उन्होंने जो अभी लिस्ट भी जारी की है 40-45 एमएलएज की, तो उसमें वो दिख रहा है कि सारे जो उनके साथ आए थे शिव सैनिक, जो हिंदुत्व के मुद्दे पे उनके साथ आए थे, क्योंकि ये अगर हम इन सारे एमएलएज का देखें तो उसमें से 85% टू 90% ऐसे हैं कि जो 20-20 साल से चुन के आ रहे हैं एमएलए और सब ग्राउंड से उठ के आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिग शॉट है, उनके पिताजी एमपी रहे हैं या कुछ बड़े नेता रहे हैं, सब ग्राउंड से आए हैं। एकनाथ शिंदे रिक्शा ड्राइवर थे, वहाँ से फिर वो कार्यकर्ता बने, शाखा प्रमुख बने, नगर सेवक बने और आनंद दीघे की मदद से वो फिर बाद में जाके एमएलए के पोजीशन तक आए। बाकी भी जो नेता देखे, दादा भूसे है या भुमरे है, पाटिल है, सारे जो एकनाथ शिंदे के साथ शिव सैनिक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह के उन्होंने 15-15, 20-20 साल मेहनत करके वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है। तो अभी अगर शिवसेना कम भी सीट लड़ती है, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनको अगर 65-70 भी सीट्स मिलती है, तो आई थिंक उनका रेशियो कम से कम 55% टू 60% उनका स्ट्राइक रेट रहेगा उसमें। तो 40 से 45 एमएलएज तो आराम से शिवसेना के साथ आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं तो शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको लगभग 80 से 85 के बीच में सीट मिलने वाली है जी। और 150 से 155 के बीच में सीट जो है वो बीजेपी को मिलेगी और 50 से 55 के बीच में ये अजीत पवार को मिलेगी। तो ये ठीक लगता है। अजीत पवार की क्या स्थिति रहेगी? अजीत पवार की वैसी हालांकि उनको वीक लिंक माना जा रहा है महायुति में, पर एक उनका ग्राउंड कनेक्ट है और दूसरे जो उनके साथ नेता है वो भी ऐसे है कि वो खुद के बलबूते पे वहाँ पे चुन के आए हैं। तो वो भी, उनके साथ भी जो नेता है वो काफ़ी नेता उनमें से ऐसे थे कि जो 70,000, 1 लाख की मार्जिन से जीत के आए थे। तो उनको वैसे हराना काफ़ी मुश्किल होगा इनके लिए और अभी तो बीजेपी का भी वोट ट्रांसफ़र होगा उनको। हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि बीजेपी का तो अच्छा खासा वोट ट्रांसफ़र एनसीपी को हुआ था। तो इस स्थिति में मुझे लग रहा है अगर वो 55 सीट्स लड़ेंगे तो कम से कम उनको 20-25 सीट तो आराम से आ जानी चाहिए, क्योंकि 40 तो उनके स्टैंडिंग एमएलएज है। उनमें से अगर हम पकड़ ले कि आधे भी हार जाए और बाकी के 25 में से वो 5 भी जीत जाए, 20% हिट रेट भी हुआ, तो भी 20-25 सीट तो उनको किसी भी स्थिति में आनी चाहिए। तो मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि जो 155 सीट्स, 158 सीट्स बीजेपी लड़ेगी, उसमें से कम 90 टू 95 सीट्स बीजेपी जीत सकती है। शिवसेना कुछ 45 सीट्स के आसपास जीतेगी और अजीत पवार की पार्टी शायद 20 से 25 सीट जीत सकती है। तो वो ओवरऑल एक टोटल मुझे लग रहा है कि 160 के आसपास इनका जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये मराठा आंदोलन का अब क्या प्रभाव है? मराठा आंदोलन का ऐसा है कि एक तो हमें मनोज जरांगे की दाद देनी पड़ेगी कि इतने सालों की महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक एक भी ऐसा नेता नहीं हुआ कि जिनको मराठाओं ने अपना नेता कहा हो। शरद पवार हालांकि प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन मराठा, पर अगर हम हिस्ट्री में देखें तो काफ़ी मराठा लीडर्स भी ऐसे थे जो शरद पवार को क्रिटिसाइज़ करते थे, पर उनको ऐसा मराठा विरोधी नहीं कहा जाता था। आज महाराष्ट्र में ये स्थिति है कि कोई भी नेता अगर मनोज जरांगे को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको एंटी मराठा कहा जाता है। तो एक तरीके से मराठा समाज ने उनको अपनाया तो है। तो जो आंदोलन से वो उभर के आए हैं तो उन्होंने एक अपनी पोजीशन वहाँ पे बनाई है, पर वो पॉलिटिक्स में कितना खरे उतरते हैं उसमें अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके एक्शंस रहे हाल फिलहाल में, तो वो कहीं ना कहीं एक अपना जो बेसिक उनका जो आंदोलन था उन मुद्दों को छोड़ के अभी एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने अभी बीच में ही देखा कि वो सज्जद नोमानी से मिले थे, दाद नोमानी से मिले, उसके बाद इम्तियाज़ जलील से मिले और कह रहे हैं कि वो AIMIM के साथ में मिलके और अपने कैंडिडेट उतारेंगे, मराठा मुस्लिम युति बनाएंगे। मराठा मुस्लिम युति संभव है क्या महाराष्ट्र में? और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक जाके कहा, उनको एक पत्रकार ने पूछा था कि मुस्लिम वोटों के बारे में आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है, महायुति है, ये मुसलमानों को ख़त्म करने चली है, तो मुसलमान तो इनके बाप से भी नहीं संभले थे, ये क्या कर लेंगे। तो वो मुझे
तरीके से ऑक्सीमोरन लगा कि मराठा होके आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये मराठा ही लड़े थे औरंगज़ेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, और इसी विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। अगर हम स्टेटमेंट देखें महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर का, उन्होंने एक फंक्शन में कहा था कि अगर शिवाजी महाराज ना होते तो हम और आपके दरवाजे से पाकिस्तान की बॉर्डर मिलती। तो वहाँ पे कोई लिटरल सेंस नहीं था कि पाकिस्तान की बॉर्डर सच में हमारे दरवाजे से मिल जाती। उनका कहने का तात्पर्य ये था, वो महेंद्र सर, गजानन भास्कर महेंद्र ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर शिवाजी ना होते तो वो जो जिहाद की विचारधारा है वो पूरी तरीके से भारत को कैप्चर कर लेती। सो द रेजिस्टेंस ऑफ मराठास was a chapter in history that resisted the Islamic invasions and jihad that was drawn upon India. तो औरंगज़ेब को समर्थन करने वाले, मुसलमानों को फतवा दे के हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले ऐसे लोगों के साथ अगर आप युति करने जा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं मराठा समाज को भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम एक ऐसे नेता के साथ स्टैंड करते हैं कि जो अगर वक्त आने पर मुसलमानों के साथ भी हाथ मिला कर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, या फिर हम ऐसे नेताओं के साथ स्टैंड करते हैं कि जिन्होंने सत्ता को लात मारकर दूसरी जगह चले गए सिर्फ हिंदुत्व को बचाने के लिए। मुझे लगता है मनोज जरांगे पाटिल ने मायावती के उदाहरण से बहुत कुछ सीखा नहीं है। तो वो हो सकता है कि उसने एक बार का वन टाइम इमोशनल इशू उठा लिया और उससे कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी जिस तरह की जो हरकतें कर रहा है वो मनोज जरांगे पाटिल, तो बड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं। वो एक्चुअली ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट अलग से मराठा रिजर्वेशन दे नहीं सकते। तो वो डिमांड भी कर रहे हैं कि ओबीसी में ही मराठाओं को इंक्लूड करो, पर इसका मराठा अगर ओबीसी में आ गए तो ओबीसी का खुद का रिजर्वेशन कम हो जाएगा। मराठा 20-22% है, 28%। अच्छा, मराठा इज़ नॉट सच अ ग्रुप कि आप उसको पूरे को ओबीसी में ले लो। उसमें आपके उनकी जो कुणबी हैं, कुणबी कास्ट है, वो तो ऑलरेडी ओबीसी में इंक्लूडेड है। ऑलरेडी ओबीसी में है। धनगढ़ है, वो कह रहे साहब हमको एसटी में ले लो। एक्चुअली एक और साथ में उसमें तो बहुत सारे भंडारी भी हैं, ठक्कर भी हैं, ब्राह्मण भी सारे के सारे उसी में हुआ करते थे, जिनको शरद पवार ने अलग करने के लिए पूरा अपना पिछले 30 साल का करियर लगाया है और उनको अलग दिखाने के चक्कर में। तो ये मराठा एज सच इज़ अ ग्रुप, इट इज़ नॉट अ कास्ट। मराठा और उसमें 18 जातियां मानी जाती है, जो शिवाजी महाराज जो कहते थे या समर्थ रामदास जो कहते थे मराठा तितका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। तो उसमें मराठा इन लिटरल सेंस वाज हिंदू। जो 18 जातियाँ तब प्रोमिनेंट जातियाँ थी, इनको मिला के वो एक वर्ड बना था मराठा, जो महाराष्ट्र में रहते हैं ऐसे मराठा। और महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, तो तब महाराष्ट्र धर्म क्या था? महाराष्ट्र एक इकलौता ऐसा राज्य था कि जिसमें हिंदवी स्वराज्य था, जो हिंदू राज्य था। तो महाराष्ट्र धर्म मतलब महाराष्ट्र का जो धर्म है उस वक्त, तो हिंदू धर्म बढ़ाओ और मराठाओं को एक रखो, मतलब हिंदुओं को एक रखो और हिंदू धर्म बढ़ाओ। ये समर्थ रामदास है या शिवाजी महाराज है, यही ट्राई कर रहे थे। पर अभी ये जो राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने ही महाराष्ट्र में जो है जाति की राजनीति लाई, और वो धीरे धीरे करके फिर मराठा ब्राह्मण हुआ या फिर मराठा ओबीसी हुआ। तो ये कुछ करते करते फिर आज जाके महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी कास्ट मतलब एक साथ नहीं रही है, जो कि 50-60 साल पहले हमें दिखता था महाराष्ट्र में। और अलग अलग जो ग्रुप्स हैं या अलग अलग जो कास्ट हैं, मैं अभी CSDS का एक प्री पोल सर्वे देख रहा था, तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि भाई मुसलमानों में तो 48% लीड है MVA की, लेकिन मराठाओं में महायुति 18% से लीड कर रही है। बिल्कुल। और OBC में 17% से लीड कर रही है। अगर CSDS की ये फाइंडिंग सही है तब तो फिर खतरे की घंटी है MVA के लिए। जी, अगर हम लोकसभा चुनाव भी देखें तो जैसे कि हमने पिछले कॉन्वर्सेशन में भी डिस्कस किया था कि बीजेपी के वोट शेयर को इतना धक्का नहीं लगा है। मतलब इतना जो एक नैरेटिव फैलाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, मराठा एंटी मराठा पार्टी है, सब इतना बड़ा नैरेटिव वॉरफेयर इन्होंने किया अपोजिशन ने, पर फिर भी उनका बस 1-1.5% वोट शेयर कम हुआ है। और वही जो 1-1.5% वोट शेयर कम हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सीटों में वो बदलाव दिखने को मिला। पर अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू लें तो काफ़ी जो मराठा वोट बैंक बीजेपी का था या फिर जो OBC वोट बैंक बीजेपी का था वो अभी भी इंटैक्ट है।
और जो शिवसेना का भी मराठा वोट बैंक था वो एकनाथ शिंदे के साथ इंटैक्ट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि उनके पास अभी भी 13% वोट शेयर है, 8 सीट कम लड़ने के बावजूद। मतलब उनका 10% ड्रॉप हुआ है 8 सीट कम लड़ने के बावजूद। और उद्धव ठाकरे का करीबन 8% ड्रॉप हुआ है सिर्फ 2 सीट कम लड़ने के। तो फिर उद्धव ठाकरे का जो वोट शेयर है वो भी जो उनको मिला है 16%, उसमें से काफ़ी वोट शेयर ऐसा है कि जो कांग्रेस या एनसीपी से उनको ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो कोर मराठा वोट है वो अभी भी एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी के साथ वो इंटैक्ट है, और यही हमको पोल्स में भी दिख रहा है। तो फिर तो समस्या है। पिछली बार जो भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मुख्यतः विदर्भ और मराठवाड़ा में जो स्वीप हुआ है वो उसके कारण है। विदर्भ की 10 में से 7 सीटें एमवीए जीता, मराठवाड़ा की 8 में से 7 सीटें एमवीए जीता। और इसी को आप एक्सपैंड करें तो हम ये पाते हैं कि भाई वैसे तो जो गैप बहुत लंबा चौड़ा दिखता है कि भाई 30-17, और एक जो है वो संजय काका पाटिल की आपकी सांगली की सीट, उसको भी आप अगर उनके खाते में रख दें तो 31 हो जाती। लेकिन जो विधानसभा वाइज जो सेगमेंट है वो एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें तो लीड जो है वो 158-127 है। बिल्कुल। और उसमें भी अगर हम मराठवाड़ा देखें तो मराठा आंदोलन का एक एपिसेंटर अगर हम देखें तो वो मराठवाड़ा रीजन है। वहाँ पे अगर आज मनोज जरांगे कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो मुस्लिम के साथ या वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ अगर वो एक अलायंस बना ले, तो इसका इम्पैक्ट बीजेपी को नहीं होने वाला। जो एंटी बीजेपी वोट है वो स्प्लिट होगा वहाँ पे। तो अगर वो महाविकास आघाड़ी और मनोज जरांगे में स्प्लिट हुआ तो ये उल्टा वन साइडेड विक्ट्री दे सकता है बीजेपी को। और दूसरी बात, जहाँ भी हमने देखा है कि पोलराइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसी स्ट्रेंथ में रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। या हरियाणा में हमने देखा कि बीजेपी ने कैसे जाट वर्सेस नॉन जाट से राजनीति की और उनको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिला वहाँ पे। तो कहीं भी अगर एक पार्टी या एक अलायंस अगर एक ग्रुप को टारगेट करना चाहती है और पोलराइजेशन लाना चाहती है तो वहीं पे दूसरा ग्रुप भी उतना ही पोलराइज होता है। अगर कांग्रेस या शिवसेना मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, अगर वो कह रही है कि हम वक्फ एक्ट आने नहीं देंगे, तो ये ग्राउंड पे भी लोगों को समझता है कि आप अगर मुसलमानों के साथ हो तो हिंदुओं को फिर एक ही रास्ता बचता है कि वो बीजेपी को या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वोट दे। तो उसी तरह से ग्राउंड पे मुझे लगता है महायुति आगे जा सकती है। और दूसरी बात, आरएसएस को हमने जो डिस्कस किया था कि पिछले लोकसभा के चुनाव में वो इतनी एक्टिव नहीं थी, और अगर हम दशहरा सम्मेलन देखें तो मोहन भागवत ने इन बातों पर काफ़ी प्रकाश डाला कि कैसे नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, कैसे कल्चरल मार्क्सिज्म चल रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे। दैट वाज सरप्राइजिंग, कल्चरल मार्क्सिज्म की बात करना सरसंघ चालक जी द्वारा, तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसका मतलब वो जयपुर डायलॉग्स देखते हैं क्या? डीप स्टेट के बारे में भी बात की डीप उन्होंने। स्टेट, तो ये जो खाली पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं बोला। तो ये जो मुद्दे उन्होंने उठाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरएसएस को भी अभी समझ में आ रहा है कि पिछले चुनाव में क्या इम्पैक्ट हुआ, और इस बार आरएसएस भी काफ़ी ताकत से ग्राउंड पे अभी काम कर रही है। और मराठवाड़ा हो, नागपुर तो विदर्भ तो एपिसेंटर ही है, आरएसएस का हेडक्वार्टर ही नागपुर में है। तो वहाँ पे आरएसएस काम करके आई थिंक काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकती है, क्योंकि विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस और शिवसेना की भी बहुत लड़ाई चल रही है। शिवसेना कह रही है हमको और सीट चाहिए, कांग्रेस कह रही है नहीं हम लड़ेंगे। तो वहाँ पे अगर कुछ शिवसेना उम्मीदवार रिबल पार्टिसिपेंट्स आ जाए तो वो कांग्रेस का गेम काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। और बीजेपी का तो वन साइडेड वोट बैंक वहाँ पे होगा, तो बीजेपी का विदर्भ में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। और मुंबई का क्या रहेगा? मुंबई में अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी मनसे भी आ गई है ग्राउंड में। तो मुझे लग रहा है शायद मनसे इस बार 2 से 4 सीट जीत सकती है। एक तो उनका बेटा ही है आदित्य, अपना राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे, वो माहिम सीट से लड़ रहे हैं। एक बार ये 13 सीट जीते थे शायद। एक बार 13 सीट जीते थे पहले चुनाव जो उन्होंने लड़े थे 2009 के आई थिंक। तो उन चुनावों में वो 13 सीट जीते थे, पर उसके बाद फिर वो परफॉर्मेंस डिक्लाइन ही होता गया। फिर एक सीट 14 और 19 दोनों में एक ही सीट आई है उनकी। तो मुझे लग रहा है कि 2 से 4 सीट जीतने का मनसे का स्कोप है। हालांकि वो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो आ रहे हैं वो मनसे की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, 200 प्लस कैंडिडेट्स वो उतार रहे हैं मैदान में। तो मुझे लग रहा है वो एक ट्राई करके देख रहे हैं कि कितना वोट शेयर अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि फुल फ्लेज इलेक्शन अब तक राज ठाकरे ने लड़े नहीं है।
इतने लार्ज स्केल पे पिछले 10 साल में एटलीस्ट। तो वो एक ट्राई करके देखना चाह रहे होंगे कि अभी भी उनमें उतना करिश्मा, उतना स्पार्क बचा है कि नहीं। तो 2 से 4 सीट तो आई थिंक मुंबई और आउटस्कर्ट्स में राज ठाकरे की आ सकती है। बाकी शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है वो थाने में काफ़ी डोमिनेंट लग रही है अभी। मुंबई जो मेन एरिया है वहाँ पे उद्धव ठाकरे के कुछ सीट आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छा खासा है। तो अगर कांग्रेस वो सफल हो जाती है वोट ट्रांसफ़र करने में, तो उद्धव ठाकरे वहाँ पे कुछ कर सकते हैं मुंबई में। सबसे अधिक सीटें वेस्टर्न महाराष्ट्र में हैं जो कि 70 हैं, जी और यहाँ पर अजीत पवार और शरद पवार की लड़ाई है सीधे सीधे। जी तो एक फैक्टर और भी बताते हैं लोग कि भाई बहुत सारे वोटर जो हैं वो पछता रहे हैं कि यार हमने मोदी को गलत हरा दिया। ये फैक्टर हरियाणा में भी नोटिस किया गया। जी मोदी को साथ हमने गलत कर दिया। रिग्रेट फैक्टर बोल रहे हैं उसको लोग बाग। तो क्या ये रिग्रेट फैक्टर काम आएगा क्या इस बार? पिछली बार जैसे महाराष्ट्र ने बहुत झटका दिया एनडीए को। जी महाराष्ट्र में एक्चुअली सर वोटिंग भी काफ़ी कम हुई है। तो जो एक एक्चुअली बीजेपी को कम वोट शेयर मिलने का कारण भी ये था कि वोटर्स काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो जो एक 400 पार वाला नारा था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि सीटें तो आ ही रही है, तो एक बंदे ने वोट नहीं दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस बार एक वोटिंग भी बढ़ चढ़कर होगी, तो उससे भी एक चेंज आ सकता है। और दूसरा एक प्रो मोदी सेंटिमेंट तो है ही, क्योंकि हम 14 का इलेक्शन देखें, 19 का इलेक्शन देखें, तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीट जो आई है बीजेपी अलायंस, एनडीए अलायंस के लिए, तो वो महाराष्ट्र से आई है। करेक्ट। तो महाराष्ट्र एक 14 के बाद एक अच्छा वोट बैंक बन गया था बीजेपी के लिए, और एक रिलायबल पार्टनर बन गया था यूपी के बाद। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों में एक वो सेंटिमेंट भी है मोदी के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, तो चाचा और भतीजे की लड़ाई 2 लेवल्स पे चल रही है। एक तो अजीत पवार और शरद पवार है ही, और दूसरा जो बारामती में अजीत पवार लड़ेंगे तो उनके खिलाफ उनका भतीजा लड़ने जा रहा है जो शरद पवार के पार्टी से है। हाँ। तो युगेंद्र पवार को वो शायद वहाँ से टिकट दे। तो एक 2 लेवल पे चाचा भतीजा फाइट देखने मिलेगी शायद पवार फैमिली में। अच्छा, कोंकण और नॉर्थ महाराष्ट्र है जिसको खानदेश बोलते हैं, इसमें लगभग बराबर बराबर से सीटें हैं। जी 39-35 कहते हैं कुछ, जो कुछ 38-36 कहते हैं। चलिए, टोटल 74-75 सीटें इन दोनों क्षेत्रों में मिला के हैं। तो ये जो नॉर्थ महाराष्ट्र का जो एक एरिया है, और ये विदर्भ का चंद्रपुर, गोंडिया और ये भंडारा वाला जो एरिया है, तो ये जो है ये माने जाते हैं कि साहब कि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है, और ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बीजेपी को वोट इस समय नहीं दे रही है। आपका क्या कहना है? सर मुझे लगता है कि वैसे खानदेश का एरिया तो बीजेपी के लिए काफ़ी इजी होगा। 2019 में हालांकि उनकी सीटें वहाँ पे उतनी नहीं आई हैं, पर अगर हम जालना देखें, धुए की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें, आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें, तो वो प्रो बीजेपी रही है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से। मालेगांव का एक सेगमेंट अगर हम छोड़े, मालेगांव में भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ, आउटर तो और आउटर सेंट्रल। मालेगांव में जो शिवसेना कैंडिडेट है वो 20 साल से जीतते हैं, दादा भूसे जो है। तो एक ही क्षेत्र में आप पोलराइजेशन करके लोकसभा तो निकाल सकते हैं, पर विधानसभा में वैसा करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन भी वैसे बीजेपी के साथ है, और इस बार विधानसभा में कोंकण एरिया हो या फिर अपना खानदेश एरिया हो, दोनों जगहों पर बीजेपी का एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। कोंकण में शिवसेना भी स्ट्रांग हो रही है। बीजेपी में तो नीतीश राणे के आने के बाद कोंकण में थोड़ा सा अच्छा और उनका दबदबा बढ़ा है। नीलेश राणे के ही दूसरे बेटे जो है, एक तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, और दूसरे बेटे ने अभी शिवसेना ज्वाइन करने का निर्णय किया है, और वो भी एक सीट से शिवसेना से लड़ रहे हैं। तो पर वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आ सकता है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि कोंकण बेल्ट बचाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। डैमेज हुआ था उनके वोट बैंक को, पर इतना नहीं हुआ था। तो इस बार आई थिंक वो एक डायरेक्ट फाइट होगी कोंकण में कि कौन सी शिवसेना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। हाँ, वो तो बात सही है, कौन सी ज़्यादा शिवसेना इम्पैक्ट छोड़ेगी। तो
बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार क्या रहता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि रीजनल अलायंसेस में सबसे कम स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहता है। ये लोकसभा में भी इतना शॉकिंग था कि कांग्रेस इतना अच्छा स्ट्राइक रेट से कैसे परफॉर्म कर पाई, क्योंकि अब तक हम जो देखते थे तो 1-on-1 जहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट हुआ है वहाँ पे 90% टाइम्स बीजेपी जीती है। तो ये लोकसभा में ही इतना सरप्राइजिंग था कि कांग्रेस का इतना कैसे आया, पर वहाँ पे एक वही जो सेंटिमेंट था और एक 10 साल की थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी और एक लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस था, उसके वजह से कांग्रेस की सीटें निकल गई। पर विधानसभा में ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि एक तो कांग्रेस में अपने आप में इन फाइटिंग है, कांग्रेस के बड़े नेताओं में सीएम पोजीशन के लिए, क्योंकि 19 के बाद तो उनको अपना 24 के बाद इलेक्शन के बाद तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस अभी यहाँ पे हमारी सरकार बनना तय है। और हरियाणा का अगर हम देखें तो इसी और कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस को डुबाया हरियाणा में, कि वहाँ पे इन फाइटिंग हो रही थी और कौन बड़ा नेता उभर के आएगा, उसके चक्कर में वो हरियाणा स्टेट उन्होंने गंवा दिया। महाराष्ट्र भी काफ़ी हद तक उसी लाइन में जा रहा है, जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो सारे सीएम पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं और बाकी उद्धव ठाकरे गट का भी है जो वो कांग्रेस के साथ साम तोल बैठ नहीं रहा है, और शरद पवार अपने आप कुछ अपना अलग गेम कर रहे हैं। तो वो महाविकास आघाड़ी में आई थिंक वीक लिंक तो वैसे उद्धव ठाकरे है, पर अगर 1-on-1 स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो आई थिंक कांग्रेस का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा कि वो कितनी सीटें जीतते हैं, क्योंकि 105 सीटें तो वो लड़ रहे हैं, पर उसमें से अगर यूपी जैसा परफॉर्मेंस रहा उनका या बिहार जैसा परफॉर्मेंस रहा पिछले चुनाव वो जैसा, उनका नॉर्मल स्टैंडर्ड है। नॉर्मल स्टैंडर्ड है, अगर वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से चले अपनी, तो मुझे लगता है वो 40 सीट जीत पाएगी कांग्रेस, और वही फिर ड्रैग करेगा महाविकास आघाड़ी को नीचे की ओर। तो अंत में आप बताएं आपका एमवीए की फाइनल टैली क्या है? एमवीए की फाइनल टैली मुझे लग रहा है कांग्रेस जो 105 सीटें लड़ रही है वहाँ से अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो 50 सीट तक जीत सकती है, 50-55 सीट, दैट इज़ बेस्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस आई थिंक 40, तो 40 to 55 इज़ द रेंज ऑफ कांग्रेस। एनसीपी का अगर हम देखें तो वो सीटें कम ले रही है, पर वो ऐसे उम्मीदवार उतार रही हैं जहाँ पे शरद पवार को कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएंगे, इसलिए अगर हम पिछले बार का भी उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 80% स्ट्राइक रेट शरद पवार का था। तो उनका इस बार भी मुझे लग रहा है कि 70-75 सीट्स जो वो लड़ेंगी या 80 सीट्स जो लड़ेंगी उसमें से कम 40-45 सीट वो जीत सकते हैं, और उद्धव ठाकरे की सेना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 30 या 35 सीट पर अटक जाएगी। तो एमवीए की टैली आई थिंक 130 से 135 के बीच में आ सकती हैं, और बीजेपी की टैली 155 से 160 के बीच में आ सकती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।